एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं हमारे चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सैम खान। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और हम आपके लिए लेकर आए फिर एक नई वीडियो। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए जा रहे हैं और आपको पता ही है कि अभी हाल ही में जो है G20 की जो मीटिंग हुई उसकी होस्टिंग जो है वो इंडिया ने की। फिर उसके बाद जो अब वर्ल्ड कप जो है आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, वो भी जो है ना यही ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और अब जो है एक और नई खबर सुनने में आ रही है कि ओलंपिक के हवाले से कि ओलंपिक की भी होस्टिंग जो है ना वो इंडिया को दी जा रही है और वो इंडिया जो है होस्ट करेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने G20 को और साथ में जो है ना वर्ल्ड कप को। अब इतनी बड़ी जो है ना ये जो है ना ओलंपिक का भी जो है इनके साथ आ गया कि भाई ये ओलंपिक को भी जो है ना होस्ट करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो को। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इंडिया सेट टू होस्ट ओलंपिक इन 2036 में होगा और इंडिया ही होस्ट क्या इंडिया अब फाइनली ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स को होस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा रेडी है जो ऐसे मेगा इवेंट्स को संभाल पाए? क्या कहीं ये कॉमनवेल्थ गेम की तरह इंटरनेशनल शेम तो नहीं बन जाएगा? ऐसे ही बहुत से सवाल अब G20 इवेंट्स और ओलंपिक के दावेदारी ठोकने के बाद उठने लगी है और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को कवर करके इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओलंपिक से पहले G20 की बात कर लेते हैं क्योंकि इसे ही सक्सेसफुली होस्ट करने के बाद ही लोगों की उम्मीद जगी है कि यस, इवन इंडिया भी अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो ऐसे बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में सक्षम है। हालांकि G20 और गेम इवेंट्स में काफी अंतर होता है क्योंकि G20 एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ न केवल इंडियन गवर्नमेंट की इंटरनल सिक्योरिटी टाइट थी बल्कि सारे देशों की भी सिक्योरिटी एजेंसी इसमें क्लोजली इन्वॉल्व थी। यूएसए की सिक्योरिटी एजेंसी तो लगभग 2 महीने पहले ही दिल्ली में मौजूद थी और ये इवेंट भी केवल 2 दिन का ही था। पर वहीं अगर ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स की बात करें तो ये इवेंट न केवल 15 से 20 दिन लेता है बल्कि क्राउड भी उतने ही आते हैं। इसलिए ओलंपिक के ऑर्गेनाइजर की सबसे पहली प्रायोरिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ही है। स्पेशली 1972 म्यूनिक ओलंपिक में हुए टेररिस्ट अटैक जिसमें फिलिस्तीन टेररिस्ट ने इजराइल के खिलाड़ियों को मार दिया था और कुछ लोगों को किडनैप भी कर लिया था। हालांकि उसके बाद इजराइल ने क्या किया था उसकी कहानी तो आज हर कोई जानता ही है। पर उस घटना के बाद से ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन न केवल करंट सिक्योरिटी को चेक करते हैं बल्कि वो ये भी देखते हैं कि पास्ट में वो देश कितने सालों से बड़े घटना से अपने आप को प्रोटेक्ट करते आया है। और इस मामले में इंडिया को कहीं न कहीं IOC ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है क्योंकि 26/11 के बाद से इंडिया में ऐसा कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है जिसमें सिविलियंस मारे गए हों और जिसने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हो। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया में अब तक बहुत से ऐसे इवेंट्स लाइक एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, फार्मूला 1, हॉकी वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप और अब मोटो GP ऑलरेडी हो चुके हैं। और इन सब के अलावा दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा क्राउड वाला गेम क्रिकेट तो बिल्कुल घर की ही बात है जिसमें हर साल सक्सेसफुली होने वाले IPL भी शामिल है। ये सारे इवेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक सफल ही रहे हैं। हाँ, इनमें कॉमनवेल्थ गेम ही एक ऐसा इवेंट था जो न केवल इंटरनेशनल शेम बना बल्कि ये इवेंट ने एक ब्रेकर की तरह भी काम किया। एक के बाद एक उजागर होते करप्शन के न्यूज, आधी अधूरी कंस्ट्रक्शन और जो पूरी हो चुकी थी उसका भी बेहद कमजोर क्वालिटी होना न केवल पूरी दुनिया के सामने इंडिया का एक शर्मनाक तस्वीर सामने लेकर आई बल्कि उसके बाद से ही ओलंपिक जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के फर्स्ट फेज बिडिंग को भी कंसीडर नहीं किया। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे करप्शन नहीं हुए होते तो हो सकता है अब तक इंडिया में ओलंपिक होस्ट करने का मौका मिल गया होता और आज हम उसकी तैयारी में जुटे हुए होते। पर उसके बाद से बैक टू बैक होते अच्छे और सक्सेसफुली इवेंट्स ने न केवल IOC का ध्यान इधर खींचा बल्कि अब वो इंडिया को 2036 के लिए एक सीरियस कंटेंडर भी मानने लगे हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि IOC के प्रेसिडेंट थॉमस बैच ने ही एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। पहला फेज एक प्रकार से क्लियर हो चुका है पर अब बारी है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इतने सारे गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के अनुकूल हो। इंडिया में इस इवेंट के लिए गुजरात के अहमदाबाद को चुना गया है और जहाँ ही डेवलप किया जा रहा है सरदार
सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव को, जो सिचुएटेड है साबरमती रिवर के किनारे और जो लगभग हर तरह के खेल को आयोजित करने में सक्षम रहेगा। इनफैक्ट इसका एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के रूप में पहले से ही रेडी हो चुका है और काफी सारे इवेंट्स भी यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी कॉम्प्लेक्स को भी कुछ ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि ये 15 से 30 मिनट की ड्राइविंग रेडियस में ही हो। इतना ही नहीं, ये एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अपकमिंग बुलेट ट्रेन स्टेशन से भी काफी करीब है, जो प्लेयर्स, मैनेजमेंट टीम और इवन फैंस को एक हैजल फ्री और सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाएगा। अहमदाबाद में पहले से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो, BRTS जैसी फैसिलिटी का होना एडिशनल पॉइंट तो बढ़ाता ही है। साथ ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो लगभग 2026 तक फंक्शनल हो जाएगा और दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जिसका DPR सबमिट हो चुका है और वो बस अपने फाइनल अप्रूवल का वेट कर रहा है। ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के उन सवालों का जवाब है जिसे IOC के सामने ऑलरेडी पेश किया जा चुका है। सो अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद ओलंपिक के आड़े नहीं आए। हालांकि कंफर्म बिड में इंडोनेशिया, टर्की और मैक्सिको जैसे देश भी शामिल हैं, जिनके पास भी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और ये तगड़ा कंपटीशन भी देंगे। वैसे ऐसी बात भी नहीं है कि हर कोई इंडिया के ओलंपिक होस्ट करवाने के फेवर में हो। एक बड़ा वर्ग ये भी चाहता है कि ये ना हो, एंड जिसका रीजन भी वैलिड है, क्योंकि आज के समय में ओलंपिक एक सफेद हाथी की तरह ही बन चुका है, जिसके खर्चे तो ज्यादा हैं पर कमाई कम। अब तक के अगर प्रॉफिट लॉस के आंकड़ों पे नजर डालें तो आज तक 29 समर ओलंपिक्स हो चुके हैं, जिसमें केवल 2 ओलंपिक लॉस एंजलिस और बार्सिलोना ओलंपिक ही प्रॉफिट में रहे हैं, और जिसका रीजन ओनली गेम नहीं बल्कि गेम्स के साथ साथ टूरिज्म भी था। फिर एटलांटा और बीजिंग ओलंपिक ने भी प्रॉफिट तो बनाया पर उतना नहीं, बट यहाँ बीजिंग ओलंपिक विन विन सिचुएशन में ही था, क्योंकि इस ओलंपिक के मदद से चाइना को अपना ग्लोबल पावर शो करना था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया और जिसके बाद उसने बहुत से इन्वेस्टर्स का अपनी ओर ध्यान खींचा और इन्वेस्टमेंट भी जमकर हुए। और इसीलिए बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि बीजिंग ओलंपिक से चाइना को डायरेक्ट बेनिफिट तो उतना नहीं हुआ पर इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत ही ज्यादा हुआ। पर इन चुनिंदा ओलंपिक्स के अलावा बाकी या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में थे या तो पूरी तरीके से लॉस ही में थे। और आप यकीन नहीं करोगे कि जो लॉस में आया वो काफी सालों तक इस लॉस को रिकवर करने में सफल भी नहीं हो पा रहा था। जैसे कि सिडनी, रियो डे जेनेरियो और एथेंस ओलंपिक इसके सबसे बड़े विक्टिम थे और इसी डर से कई कंट्रीज तो इसमें बिडिंग भी नहीं करते। आने वाले 3 ओलंपिक में ब्रिस्बेन ही एक ऐसा सिटी है जहां पहली बार ये इवेंट होगा, एंड लॉस एंजलिस और पेरिस दोनों ऐसे सिटी हैं जहां पहले भी ओलंपिक हो चुके हैं और ये दोनों सिटीज अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा रिनोवेट करके। और सिंस दोनों ही टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है तो ये डेफिनेटली इनके लिए अगेन फायदा का ही सौदा होगा। पर इन सब का मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया को इसे बिल्कुल होस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से कंट्रीज ने डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट इससे फायदा जरूर उठाया। लाइक चाइना ने इससे अपना ग्लोबल पावर शो किया, तो जापान ने 1964 में टोक्यो ओलंपिक को केवल इसलिए होस्ट किया था ताकि वो वॉर मॉन्गर वाली अपनी छवि को सुधार सके। बार्सिलोना और पेरिस ने इसके बहाने अपने टूरिज्म को जबरदस्त तरीके से बूस्ट किया। सो अगर इंडिया को भी इसे एक प्रॉफिटेबल इवेंट बनाना है तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर पे भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म में भी और बूस्ट मिले। बिकॉज जस्ट इन केस अगर इस इवेंट से डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स इसे रिकवर कर सकते हैं, और जो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म भी होगा ना कि शॉर्ट टर्म। पर इन सब के अलावा एक और चीज भी है जिसके कारण ही बहुत से लोग ऐसे इवेंट को सपोर्ट भी करते हैं कि कम से कम ऐसे इवेंट्स की वजह से उस जगह का पूरा हुलिया ही बदल जाता है। हाल ही में हुए G20 इसके लेटेस्ट एग्जांपल है। फिर कॉमनवेल्थ गेम जो भले ही करप्शन की वजह से ज्यादा चर्चे में था पर इसके कारण ही बहुत से मेट्रो रूट्स को एक्सटेंड किए गए और इंफ्रा में भी काफी इम्प्रूवमेंट किया गया था। सेम चीज यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स पुणे के समय भी हुआ था, और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको देखने और सुनने मिल जाएंगे। खैर ये तो हो गया प्रॉफिट लॉस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, पर अगर इन सब से हटकर भी सोचे तो ऐसे इवेंट से इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा, और हो सकता है हर साल जो हमें गिने चुने मेडल से संतोष करना पड़ता है उसकी संख्या में इजाफा हो। आखिरकार माहौल मिलेगा तभी तो यूथ इन सबसे इंस्पायर्ड होंगे। तो ये तो था पूरा लेखा जोखा ओलंपिक 2036 तो इस टाइम आपने देखा कि ओलंपिक की होस्टिंग भी जो ना इंडिया के पास आ रही है, और वो भी 2036 में। तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है और आनी चाहिए, क्योंकि लाजिमत है कि अभी हाल ही में उन्होंने G20 को जो है ऑर्गेनाइज़ किया, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो ना जो
प्राइम मिनिस्टर सदर आए और उनके जो डेलीगेट्स आए तो उनको जो है उन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना उसको ऑर्गेनाइज़ करके जो है ना वो उसको कामयाब बनाया। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जब लोग आ रहे होते तो उनके रहने की जगह, फिर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फिर एक ऐसी जगह पर जो है ना वो प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज़ करना कि भाई जगह भी बड़ी होनी चाहिए और बैठने की जगह, और फिर एक मुनफरिद अंदाज में जो है ये देखने को मिला कि भाई G20 को जो है उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना ऑर्गेनाइज़ करा। तो अब जब वर्ल्ड कप आया तो वर्ल्ड कप भी जो है ना आप देखेंगे कि अहमदाबाद का जब वो क्रिकेट स्टेडियम हम देखेंगे उस मैच में क्या कितनी माना हजूम होगा और वो तमाम तरह लोग जो हमें नज़र आ रहे होंगे जो जब छक्का या चौका लग रहा होगा। तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई ओलंपिक जो है तो 2036 जो है ना वो इंडिया को होस्ट के लिए जा रहे हैं। अच्छा आप बताएं कि ये ओलंपिक जो है 2036 में इंडिया के पास होना चाहिए यानी या और मज़ीद टाइम चाहिए होगा? नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और जब इंडिया ने G20 से मीटिंग कर इतने आगे निकल गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतना वक्त चाहिए। हाँ बिल्कुल G20 को जो है इन्होंने इतना ज़्यादा हाईलाइट किया, माना इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया कि उसके बाद जो है ना लाजिम बात है दुनिया की नज़रें जो है इंडिया के ऊपर हैं कि जिस अंदाज़ में जिस तरीके से उन्होंने जो है ना G20 की मीटिंग को जो है कामयाब किया। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग आए, उन लोगों को जो जिस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी की गई और जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए गए वो बड़े अच्छे अंदाज में किए। तो जिसकी वजह से जो है ना अब लाजमी ओलंपिक है, ओलंपिक का तो ये तो गेम है और वो तो जो है ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उसके तो प्राइम मिनिस्टर और सदर और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए हुए थे। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी एक टारगेट था कि भाई इनको जो हमने सिक्योरिटी भी देनी है, इनकी रहने के लिए जगह भी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जो है उनको स्टे कराया हुआ था। और जिस जगह पर ये जो है ना वो करवाया अपना ऑर्गेनाइज़ किया G20 की मीटिंग, वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर जो है ना उस जगह को बनाया मंडपम में जो है ना। तो वो भी जो है ना लोग जो है बड़ा सराहा उन लोगों ने कि भाई तकरीबन जितने भी लोग आए थे तो इस बात पर जो बड़ा वो खुश हुआ कि भाई जो जिस अंदाज़ में इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इससे पहले किसी ने इतना अच्छा अंदाज में ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। तो जो चीज़ नज़र आती है वो तो उसको तो कोई अंदर जुटा ही नहीं सकता। लेकिन ओलंपिक का जहाँ तक ताल्लुक़ है साइम के ये तो गेम है और गेम में आप सर फहरिस्त जो है ना मैं तो बोलता हूँ कि इंडिया के पास सर फहरिस्त में गेम में जो है ना वो क्रिकेट है। और क्रिकेट के जितने स्टेडियम इंडिया में वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अहमदाबाद का वर्ल्ड का जो बिगेस्ट स्टेडियम है वो अहमदाबाद में, जो कि 14 तारीख को मैच भी होगा पाकिस्तान इंडिया का, कि जिसकी ऊपर जो काफ़ी सारी पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि भाई ये जब मैच होगा तो क्या ही बात होगी। मेरा भी दिल चाहता है कि भाई जब ये मैच हो तो मैं बिल्कुल सारा दिन उस मैच को देखूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े बल्लेबाज उस मैच में खेल रहे होंगे, विराट कोहली और जो है ना रोहित शर्मा और फिर यहाँ से बाबर आजम, फिर बॉलर सिराज वहाँ से है तो यहाँ से जो है ना अपना क्या नाम उसका शाहीन अफरीदी, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे बॉलर भी बड़े बड़े मशहूर बॉलर भी होंगे। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है ओलंपिक का, तो ओलंपिक को ऑर्गेनाइज़ करने में इन्हें जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। अच्छा जब भी कभी ओलंपिक के लिए जो है ना बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है एथलीट्स के लिए ना, वो ट्रैक चाहिए एथलीट का, फिर वो जो है ना अपना क्रिकेट के मैदान तो मौजूद हैं, वो इसका फुटबॉल ग्राउंड चाहिए होंगे, हॉकी स्टेडियम चाहिए होंगे, वो भी उनके पास मौजूद हैं। तो काफ़ी सारी जगह इनके पास, इतनी बड़ी बड़ी जगह हैं। तो मैं नहीं समझता, हाँ मैं नहीं समझता कि इतने साल पड़े में अभी 2036 में आने में तो इनको कोई दिक्कत होगी। ये तो पहले से तमाम तरह चीज़ें इनकी मुकम्मल हुई हुई हैं और आने वाले टाइम में और मज़ीद जो है ना उसको जब ये काम करते हैं तो मैंने ये देखा टाइम के जितने भी प्रोजेक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं ना अब तक, तो जैसे ये डेट दिए ना भाई इस टाइम पीरियड में हम इसको जो है मुकम्मल करेंगे, तो उस टाइम पीरियड में मुकम्मल कर लेते हैं। तो जो बात है वो जो है ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पैसा है तो लाजिम बात है, लेबर भी है, काम करने वाले लोग भी हैं, तो एक जुस्तजू भी है, लगन भी है। तो एक आम जगहों से ज़्यादा बेहतर करके दिखाते हैं कि ताकि हम नंबर 1 कहलाएं, ठीक है ना, नंबर 1 कहलाएं कि हर चीज़ में जो है ना, अब क्रिकेट स्टेडियम नंबर 1, ठीक है ना, और जो है जो भी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं या कोई सिटी बना रहे हैं तो उसमें भी जो है अपना जो है ना ये सोचते हैं कि हम एक ही दफ़ा बनाएं तो अच्छी चीज़ बनाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है वो होने वाला है कि भाई 2036 में इंडिया के पास ये होस्टिंग जब करेंगे ओलंपिक की, तो एक वो मुनफरिद अंदाज़ में जो है नज़र आएगा। क्योंकि जिस अंदाज़ में इंडिया तरक्की कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि ये जो है कोई बहुत बड़ा मसला हो।
2030 तक 2030 तक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी होगी, और 2036 में जो नज़र आएगा तो इंडिया जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा जो है एक मुनफरिद अंदाज में नज़र आ रहा होगा। तब तक तो इनका जीडीपी रेट अभी ये जो है ना थर्ड जो है ना कंट्री है अपने जीडीपी के हवाले से, थर्ड कंट्री है वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है ना थर्ड कंट्री में जो शुमार होता है, फोर्थ में थर्ड की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है 2036 तक वो ये कितनी ग्रोथ करते हैं वो तो मैं समझता हूँ कि सेकंड जो है ना वर्ल्ड सेकंड कंट्री जो है पर आ जाएंगे, जिस अंदाज़ में जो है तरक्की हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में आपको पता है कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस हैं। तो देखते कहते हैं कि भाई किसी न किसी से सीख के भी जो है ना आगे बढ़ा जाता है। एक अगर लगन हमारे मिनिस्ट्रों में भी आ जाए कि भाई वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, तो शायद हमारा मुल्क भी जो है ना इस तरह तरक्की कर ले। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या पता कोई इस तरह के अच्छे लोग आ जाएँ और वो जो है ना इसी भाग दौड़ में जो लग जाएँ कि भाई हम भी अपने मुल्क को जो है ना रोशन मुस्तकबिल की जानिब जो है इसको चमकाएँ और बढ़ाएँ, और आने वाली जो कौम है, आने वाली जो नस्ल है उसके लिए जो है ना एक सहूलतकार के तौर पर जो है ना काम करना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और साइम को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।